तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 का आज हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पांचवी रिएक्शन है। तो आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझ रहे होंगे और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज दे रखी हैं उन्हें भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और साथ के साथ इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी हम डेप्थ में जाके एनालाइज करेंगे ताकि हमें वो याद रहे और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम चीज़ों को समझ के याद करते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इसकी एक डेफिनेशन सुन लो ताकि आपको यह पता लग जाए कि अगर बोर्ड में हमें इस रिएक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए दे दिया जाता है तो हम वो किस प्रकार लिखें। ठीक है, तो एक बार इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन सुनो आप। दोज रिएक्शंस इन विच टू आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच टू आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट by exchange of their ions to form new compound। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है AB, मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो A पार्ट है वो है कैटायन और जो B है वो एनायन। ठीक है, A कैटायन है और B एनायन है, प्लस CD, इसमें C कैटायन है और D एनायन है। तो होगा क्या कि जो मेरा C है वो कंबाइन हो जाएगा B के साथ, यानी CB प्लस AD। तो क्या आप लोग यहां देख पा रहे हो कि आयंस का एक्सचेंज हो गया। मतलब जो मेरा C वाला कैटायन था उसकी जगह क्या आ गया, मेरा A आ गया। ठीक है, C वाले कैटायन की जगह मेरा आ गया A, तो मेरा क्या बन गया AD। और ऐसे ही जो मेरा A वाला कैटायन था उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह आ गया C, तो ये बन गया मेरा CB कंपाउंड। तो इस प्रकार जिन रिएक्शंस में दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उन्हें ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये था मेरा एक एग्जांपल, ठीक है, या एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो वो कुछ इस प्रकार दिखती थी हमें। A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कुछ ये होता था, कुछ इस प्रकार की दिखती थी हमें। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट होता था, वो सिंगल एलिमेंट किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद आ जाता था। ठीक है, दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद आ जाता था। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन और ये है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आयंस ही आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर आपको याद हो तो मेरे लास्ट लेक्चर से, कि यहाँ पे मेरे जो A एलिमेंट है, A एलिमेंट का B एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है। मतलब जो मेरा A है वो B के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये था मेरा बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम थोड़े से एक्टिविटी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। तो पहली एक्टिविटी दे रखी है जो हमें एनसीईआरटी में, वो है एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने लिया BaCl2
बेरियम क्लोराइड, किसमें? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म का मतलब पाउडर्ड फॉर्म में मैंने बेरियम क्लोराइड लिया, और साथ में मैंने सोडियम सल्फेट लिया, ये भी सॉलिड फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में। अब मैं टेस्ट ट्यूब्स लेता हूं, टेस्ट ट्यूब्स में मैंने पानी भर दिया, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए मैंने, दोनों में पानी भर दिया। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने BaCl2 का पाउडर डाल दिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम सल्फेट का पाउडर डाल दिया, और दोनों को डाल के अच्छे से घोल दिया या मिक्स कर दिया। अब जैसे ही मैं इनको डाल के इसमें मिक्स कर देता हूं तो मेरा बन जाता है BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस और Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, यही बनता है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक बीकर लेता हूं, इस बीकर में मैं इन दोनों को डाल देता हूं, ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों सॉल्यूशंस को डाल देता हूं, इन दोनों सॉल्यूशंस को मैंने डाल दिया। तो जब मैं एक बीकर में, जो कि खाली था, ये बीकर मेरा खाली था, इस बीकर में मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को ले जाके डाल दिया। तो जब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को डाल दूंगा इसमें, तो ये दोनों आपस में कर जाएंगे रिएक्ट। अब जब ये दोनों आपस में करेंगे रिएक्ट, तो रिएक्ट होने के बाद हमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी, अब हम उन्हें थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, तो हमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगी, उन्हें हम एक बार थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होने वाली है, देखते हैं। तो होगा क्या कि जो BaCl2 है वो मेरा रिएक्ट कर जाएगा Na2SO4 के साथ, और क्या बनाएगा मेरा BaSO4 सॉलिड फॉर्म में प्लस NaCl एक्वस फॉर्म में। और जो BaSO4 बना है सॉलिड फॉर्म में, ये बेसिकली प्रेसिपिटेट होता है। अब आप लोग सोचेंगे भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, और आपने BaSO4 के आगे तो सॉलिड लिखा और NaCl के आगे एक्वस लिखा, ऐसा क्यों करा? और ये भी बताओ हमें कि ये प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है। तो सुनो यार ध्यान से, जब मैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन करवाऊंगा, मतलब जब मैं इन दोनों के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दूंगा, तो मिक्स होने के बाद जब ये दोनों आपस में करेंगे रिएक्शन होने के बाद मुझे मेरे सॉल्यूशन के नीचे कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सेटल डाउन हुए मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद या इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद मुझे मेरे मिक्सचर में कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नीचे सेटल डाउन हुए मिलेंगे। वो बेसिकली प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, वो जो सॉलिड कंकड़ पत्थर होते हैं वही हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं, और जो वो कंकड़ होते हैं वो बने हुए होते हैं BaSO4 के। वो जो कंकड़ होते हैं वो बने हुए होते हैं BaSO4 के, और जो ये कंकड़ हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में मिक्स नहीं हो सकते, इस कारण ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और इनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, इनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और साथ में अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने वहां NaCl के आगे क्या लिखा है, एक्वस लिखा है। NaCl के आगे मैंने लगाया एक्वस। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो NaCl है वो नमक है, नमक तो पानी में घुल जाता है ना, तो जब मेरा सॉल्ट बनेगा या NaCl वाला नमक बनेगा वो तो पानी में मुझे घुला हुआ मिलेगा, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होता है NaCl, आपको पता ही है, आप कई बार नमक घोल के पीते होगे पानी में, लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये मुझे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जैसा दिखता है, सेटल डाउन हुआ मिलता है मेरे मिक्सचर में। मिक्सचर किसका? इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई मेरी एक्टिविटी 1.10। अच्छा, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करूं, तो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स है, सोडियम के 2 एटम्स है, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 2, तो ये रिएक्शन हो जाएगी मेरी बैलेंस। ठीक है, और जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये रिएक्शन जो है ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि यहां भी आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखो, बेरियम की जगह सोडियम आ गया तो BaSO4 हो गया। ठीक है, बेरियम की जगह
सोडियम आ गया तो NaCl हो गया, सॉरी बेरियम की जगह सोडियम आ गया तो NaCl हो गया, सोडियम की जगह बेरियम आ गया तो BaSO4 हो गया। मतलब यहाँ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इस कारण ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अच्छा, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है वो, चलो देखते हैं, एक बार रिविजिट करके आते हैं हम एक्टिविटी 1.2। तो बेसिकली एक्टिविटी 1.2 में क्या था कि मैंने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 सॉलिड फॉर्म में लिया, फिर मैंने इसका भी सॉल्यूशन बना लिया जैसा मैंने अभी इसका बनाया था BaCl2 का, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड और मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। इसका भी मैंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। तो ये भी हो गया एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों की करवा देता हूं रिएक्शन, जैसा अभी अभी इसका करवाया था। एक बीकर लिया, बीकर में मैंने दोनों सॉल्यूशंस को डाल दिया, तो हो जाएगी इन दोनों की रिएक्शन। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो मेरा बनता है यहां PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड प्लस KNO3, और जो ये बनता है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये बनता है एक्वस फॉर्म में और ये प्रेसिपिटेट होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मेरा प्रेसिपिटेट था वो BaSO4 था, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मेरा प्रेसिपिटेट होगा वो होगा PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, और इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। ये बात मैंने आपको बताई थी जब हम एक्टिविटी 1.2 डिस्कस कर रहे थे कि जो मेरे प्रेसिपिटेट बनते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में उसका जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है। और प्रेसिपिटेट का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, मिक्सचर में, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर होता है उसके नीचे कुछ कंकड़ पत्थर सेटल डाउन हुए मिलते हैं, उन्हीं को हम बेसिकली प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये है मेरे प्रेसिपिटेट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में, और उनका कलर जो है येलो। अब अगर हम एक बात और सोचते हैं, क्या है वो, कि क्या इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मुझे चेंज इन कलर अपीयर होता है, तो मैं कहूंगा हाँ होता है चेंज इन कलर अपीयर। कैसे, PbNO3 का जो मेरा कलर होता है वो कलरलेस होता है, Ki का जो कलर होता है वो भी कलरलेस होता है। मतलब इसका और इसका, इन दोनों का ही वो सेम कलर होता है जो पानी का होता है, ठीक है। पानी का जो कलर होता है वही कलर इसका होता है और वही कलर इसका भी होता है। तो जब मैं इन दोनों की करवा देता हूँ रिएक्शन, तो इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद मेरा प्रेसिपिटेट बनता है जो कि येलो कलर का है। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेरा चेंज इन कलर टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आप एक बार को नोट कर लेना। और जो ये प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट का जो नाम है वो है लेड आयोडाइड, ठीक है। इस प्रेसिपिटेट का नाम है लेड आयोडाइड। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे हुआ। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ Pb की जगह आ गया पोटेशियम, तो बन गया मेरा KNO3। अच्छा, अब यहाँ K की जगह आ गया, यानी पोटेशियम की जगह आ गया लेड, तो बन गया मेरा PbI2 यानी लेड आयोडाइड। मतलब यहां पर भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और क्योंकि यहां आयंस का एक्सचेंज हो रहा है इस कारण ये भी एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। अच्छा, अब साथ में मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। क्या है वो छोटी सी चीज, कि एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दे नहीं रखी, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में भी जानना। वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो, यहाँ पे क्या मेरा प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाँ बन रहा है,
और प्रेसिपिटेट का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया अभी। तो यहाँ मेरा प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाँ, तो ये रिएक्शन एक एग्जांपल है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। क्या यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है, भले इसका कलर अलग है, प्रेसिपिटेट तो है ना, हाँ बन रहा है प्रेसिपिटेट। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी मेरे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। मतलब ये दोनों ही रिएक्शंस मेरी एग्जांपल हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। हालांकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन एक बार को जान लिया तो क्या क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिल रही है थोड़ी सी, अच्छी बात है बहुत, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई डिस्कस करनी, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस किस प्रकार करेंगे। तो मैं आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने का काम घर के लिए देता हूं, आप एक बार इसको ट्राई करके देखना कि किस प्रकार बैलेंस करते हैं। हालांकि बैलेंसिंग मैंने आपको मुश्किल वाली भी सिखाई है बहुत अच्छे से, मेरा आप सेकेंड या थर्ड लेक्चर देखना, वहां मैंने आपको एक बहुत मुश्किल सी रिएक्शन बैलेंस करके बताई थी। तो अगर उतनी मुश्किल रिएक्शन मैंने आपको सिखा दिया बैलेंस करना, तो ये रिएक्शन बैलेंस करना तो आपके लिए चिल्लर जैसा हुआ, चिल्लर उछालना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको आप खुद बैलेंस कर लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। एक बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा, बहुत आसान है बैलेंस करना। तो बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।